सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अनोखी मोहब्बत। तो चलिए इससे पहले जान लेते कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमारे कशिश की शादी का बात चल रहा था, जिस पर आर्य बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, आप चाहो तो मिल लो उससे। जिस पर दादाजी बोलते हैं तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर्य तुम अपना रिसेप्शन भी तो देखो, इसको ज़्यादा दिन तक टांगा भी सही नहीं है। जिस पर आर्य बोलती है कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ा लूँ, उसके बाद से इन सब बातों पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। दादी माँ बोलती हैं तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है आर्य, लेकिन फिर भी कशिश की शादी का फैसला हम उससे बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। इस बारे में उसकी क्या राय है ये जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी कि तुम्हारी बात। जिस पर आर्य बोलती हाँ, तो मैंने कब मना किया है, मैं भी बिना कशिश के मर्जी से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती हूँ। फिर कशिश की तरफ देखते हुए बोलती है कशिश, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है या तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर वो सही होगा तो मुझे तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। कशिश आर्य के पास आकर उसके घुटनों के पास बैठकर बोलती है भाई, आप हमारे बड़े भाई ही नहीं बल्कि हमारे सब कुछ हैं। आपने हमेशा हम दोनों भाई बहन को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, तो आप मेरी ज़िंदगी को लेकर जो भी फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। ये तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं या आपका लिया हुआ कोई भी फैसला हमारे लिए गलत हो सकता है। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको न बताऊं। आपका जो भी फैसला होगा तो मुझे मंजूर है। भगवान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं हम दोनों आप पर। आप जिससे और जब कहेंगे मैं उससे शादी करने के तैयार हूँ। मेरी तरफ से आप कोई चिंता मत कीजिए। आर्य कशिश की ये बात सुनकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी समझदार हो गई है, इतना भरोसा करती है मुझ पर। जिस पर कशिश बोलती है खुद से भी ज़्यादा करती हूँ भाई। आर्य दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है दादाजी, मैं आज शाम को उन लोगों को घर बुला लेती हूँ। दादाजी बोलते हैं लेकिन अभी तो तुम्हारे पास रिसेप्शन के लिए भी वक्त नहीं था, तो फिर। जिस पर आर्य बोलती हैं वो दादाजी मैंने उन लोगों से पहले ही सारी बात कर रखी है, बस अब वो एक बार कशिश को उससे मिलवाना ही रह गया है। और साथ ही मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि मेरे प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ने वाली है और कुछ आइडिया भी नहीं है कि डेट कब तक की बढ़ जाए। तो हो सकता है कि उसमें 4 महीने भी लग जाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के मिलने से पहले ये सब कुछ फाइनल हो जाए। ये सुनकर दादी माँ बोलती है जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ने वाली है तो लगे हाथ तुम्हारा रिसेप्शन भी कर देते हैं। जिसे सुनकर आर्य कहती है दादी माँ, जब तक मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी अधूरी है। ये बात सुनकर दादी माँ कहती हैं ठीक है, तुमने कौन सा कभी किसी की बात मानी है जो अब मानोगे। ये सुनते यार ही उसे घूरने लगती हैं और बोलती है दादी माँ प्लीज़, कम से कम आप तो ऐसी बात मत किया करो, हमेशा आप ही की तो बात मानी है मैंने। जो ये शादी की है ना वो भी आप ही की मर्ज़ी से की है। ये सुनकर रिद्धि भी आर्य को घूरने लगती है और फिर धीरे धीरे करते करके सभी अपने अपने कामों की जगह पर निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ दादाजी, दादी माँ और कशिश ही होते हैं। दादी माँ शाम की तैयारी में बिजी होती है और कशिश को तैयार करने के लिए बोल देती हैं। शाम को लड़के वाले घर आते हैं तो कशिश भी उन्हें पसंद आ जाती है और कशिश ने तो पहले ही आर्य से हाँ कर दी थी।
और वो तो आर्य को पहले से ही पसंद था, तो उन दोनों की शादी तय हो जाती है। 15 दिन के बाद सगाई और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। फिर सब मिलकर सगाई की तैयारी में जुट जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और सगाई की भी डेट पास आ जाती है। और कशिश की सगाई भी हो जाती है। एक बार फिर अपनी ज़िंदगियों में सबकी ज़िंदगी अपने रूटीन पर आ जाती है। वैसे भी अभी शादी में 1.5 महीना था, जिसमें आर्य कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। आखिरकार उसकी एकलौती बहन की शादी थी, शहर के सबसे रईस खानदान की इकलौती लड़की की शादी। रिद्धि अभी उसी दर्रे पर चल रही थी। नेहा और माहिरा भी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि वो उस कुणाल से दूर रहे, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसकी आंखों पर तो अभी भी उस कुणाल के नाम की पट्टी बंधी हुई थी। रिद्धि खुलेआम तो कुणाल से कम मिलती थी, लेकिन चोरी छुपे अभी भी उससे मिलना जारी था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि और आर्य का रिश्ता भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ा था। कभी कभी आर्य उसके करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन रिद्धि का कोई रिस्पॉन्स न पाकर उसके कदम वहीं रुक जाते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और कशिश की शादी का भी दिन आ गया। लाल जोड़े में सजी कशिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज जब आर्य ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे करके सभी रस्में पूरी हुई और आर्य और ईशान ने मिलकर बड़े ही प्यार से अपनी लाडली बहन को विदा कर दिया। कशिश की शादी की रस्मों के बीच वैसे तो किसी के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था, सिवाय ईशान और नेहा को छोड़कर। जी हाँ, वो दोनों जो पहली मुलाकात में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, प्यार के फूल अब उन दोनों के बीच में भी खिलने लगे थे। आर्य के ड्रीम प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 ही महीने बचे थे। वो दिन रात तैयारी में जुट चुकी थी। ना तो उसके लिए दिन था, ना दिन दिन था और ना ही रात रात। इस तरफ दादाजी और दादी माँ भी बेंगलोर शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि बेंगलोर की कंपनी भी काफ़ी लॉस चल रही थी और उसे संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। जाने को तो आर्य भी जा सकती थी, लेकिन अब बात उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की थी, तो दादाजी ने उसे वहीं संभालने के लिए कहा और खुद वहाँ चले गए। वैसे भी दादी माँ को अब आर्य और ईशान की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए रिद्धि भी उनका ध्यान रखने के लिए थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई थी और वो थी रिद्धि का उसके प्रति बर्ताव। रिद्धि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ही एक इंडियन टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही थी, जो कि आर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह रिद्धि के इस तरह बर्ताव करने से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। रिद्धि उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाती, सुबह उसके ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालती और भी छोटे छोटे काम करती थी, और इसके साथ अपने कॉलेज भी जाती। वो ना ही अब उससे कोई बहस करती और ना ही कुछ उल्टा सीधा कहती थी, लेकिन इनके ये जो रिश्ता था वो अभी भी उतने ही दूर थे जितना कि पहले थे। वैसे ही इनका रिश्ता चल रहा था। एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे होंगे, दरवाजे की घंटी बजी तो रिद्धि ने दरवाज़ा खोला तो बाहर आर्य खड़ी थी। आर्य रिद्धि को वहाँ देखकर हैरान हो गई। उसने उससे पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो? जिस पर रिद्धि उसके हाथ से उसका बैग और उसका जो ब्लेजर है, आई मीन कोट होता है, उसको लेते हुए बोलती है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आर्य आती है और सोफे पर बैठ जाती है और रिद्धि से बोलती है, रात के 2 बज रहे हैं, तुम अच्छे से जानती हो
कि प्रोजेक्ट की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ना मेरे आने का टाइम है, ना ही जाने का। तो मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, तो तुम्हें देर रात तक नहीं जागना चाहिए। और घर का काम करने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेड है यहाँ काम करने के लिए। मैंने उससे कहा है वो मेरा खाना बना कर रख दिया करेगी। मैं जब भी आऊँगी तब मैं खुद गर्म करके खा लूँगी। जिस पर रिद्धि आर्य को देखते हुए बोलती है, आर्य, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ अब तुम जाओ और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ये बात सुनकर आर्य हैरानी से बोलती है, रिद्धि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने अब तक खाना नहीं खाया है? रिद्धि अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन क्यों? रिद्धि बोलती है, पता नहीं। आर्य कहती है, प्लीज़ रिद्धि, आगे से ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिद्धि इस पर कुछ नहीं बोलती है, बस उसे देखती रहती है। तो आर्य अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो नीचे आती है और उन दोनों ने अपना अपना डिनर किया। डाइनिंग टेबल पर दोनों ही बिल्कुल चुपचाप थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो दोनों उठकर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। आर्य बेड पर ही अपना लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और उसमें अपना काम कर रही थी। रिद्धि भी थोड़ी देर में चेंज करके आती है और आकर उसके पास बैठकर बोलती है, आर्य, कल संडे है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझे कहीं भी नहीं लेकर गई हो। आर्य अपने लैपटॉप में नज़रें गड़ाए हुए ही बोलती है, रिद्धि, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है और बेहतर होगा कि तुम भी इन फालतू चीज़ों को छोड़कर अपनी स्टडी पर ध्यान दो। जिस पर रिद्धि नाराज होकर एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह शिकायत करते हुए बोलती है, आर्य, अभी तो ये अपना खड़ूसपन छोड़ दिया करो। जब देखो बस ऑर्डर सुनाते रहती हो। तुम ऑफिस में लोगों को ऑर्डर देते देते थक नहीं जाती, जो घर पर मुझे भी ऑर्डर देने लगती हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मानती हूँ कि हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारी वाइफ ही। मेरे लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कम से कम तुम्हें मुझे थोड़ा सा तो वक्त देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था तो मेरे तो मुझसे तुमने शादी ही क्यों की? अपने इस बिजनेस से ही शादी कर लेती। रिद्धि की ये बात सुनकर आर्य तो पहले उसको देखने लगती है, फिर उसने अपना लैपटॉप साइड रखा और उसके करीब खिसक कर आई। उसे उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए सीरियस टोन में बोली, बंद करो ये नाटक मिसेस कपूर। तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे बारे में इतना तो मैं जान ही गई हूँ कि तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करती हो। तो क्या वजह ये सब करने की? रिद्धि भी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गई? तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। हर बात पर शक करती रहती हो और उन्हीं की तरह सवाल जवाब भी करती हो। आर्य बोलती है, तुम्हें अपने बारे में एक बात बता दूं कि मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करना। एक बार तो रिद्धि उसकी बात सुनकर सहम गई, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ आर्य, और तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। फिर अपने मन में बोलती है, तुम्हारी तरह शातिर नहीं हूँ जो लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। आर्य उसे छोड़ते हुए बोलती है, तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा। फिर उसकी तरफ अपने सीरियस एक्सप्रेशन वाला चेहरा करके बोलती है, मिसेस कपूर, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती भी मत करना। मैंने इतना बड़ा बिजनेस अपने दम पर यूं ही खड़ा नहीं किया है।
लोगों के चेहरे पर ना मुझे अच्छे से आता है। रिद्धि भी अपने फेस पर एक क्या बोलते हैं, अ, उम, हाँ हाँ, तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके करीब होकर बोली, किसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? मुझे तो तुम बेवकूफ़ नहीं लगती। और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोलती है, मुझे तो तुम हॉट एंड सेक्सी लगती हो। आर्य अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए बोलती है, मिसेस कपूर, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा पता चला या ये चला कि तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रही हो, तो जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जितना सोच नहीं सकती, मैं उससे भी ज़्यादा बुरा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये कहकर आर्य ने रिद्धि को हल्का सा धक्का दे दिया। आर्य की ये धमकी भरी बातें सुनकर रिद्धि कुछ पल के लिए तो डर गई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, आर्य, ये कौन सा तरीका अपनी वाइफ से बात करने का? तुम बहुत बुरी हो। अगर किसी को पता चला ना, द ग्रेट आर्य कपूर अकेले में अपनी वाइफ को धमकी देती है, तो कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? आर्य बोलती है, और ये सब किसी को बताएगा कौन? प्लीज़ रिद्धि, अब चुपचाप सो जाओ और अब फिर से शुरू मत कर देना। ये कहते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया और स्टडी रूम की तरफ चली गई। पीछे से रिद्धि भी एक तिरछी मुस्कुराहट लेकर बेड पर सो जाती है। अगली सुबह रिद्धि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग पतिदेव एंड गुड मॉर्निंग देवर जी। ईशान ने भी वापस में उसे विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। आर्य ने जब नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो तो रिद्धि को देखती देखती ही रह गई। उसका मुंह जो खुला हुआ था वो खुला ही रह गया। जब ईशान ने उसे रिद्धि को इस तरह देखता पाया तो उसके कंधे से कंधा टकराते कर धीरे से उसके कान में बोला, भाई, मैं मानता हूँ कि भाभी बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे ऐसा भी क्या पागल हो ना कि आपको आपके आसपास का कुछ ख्याल ही ना रहे। प्लीज़ फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। ये कह के ईशान मुंह दबाकर हंसने लगता है। तो आर्य ने भी उसे बहुत ही कड़क एक्सप्रेशन से साथ घूरा। ये देखकर उसकी हंसी तो झट से गायब हो गई। अब इसमें आर्य की भी क्या गलती थी? रिद्धि लग ही इतनी प्यारी रही थी। उसने रॉयल ब्लू कलर की शिफॉन की प्लेट वाली साड़ी पहनी थी और साथ में ब्लैकलेस ब्लाउज, जिसमें वो बेहद ही प्यारी लग रही थी। रिद्धि डाइनिंग टेबल के पास आकर बोलती है, सॉरी, मुझे आज उठने में बहुत देर हो गई। मैं जल्दी से जाकर आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जिस पर ईशान बोलता है, अरे अरे भाभी रुकिए, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपनी खूबसूरत सी नज़रें डाइनिंग टेबल पर तो डालिए, नाश्ता ऑलरेडी बन चुका है। रिद्धि हैरानी से डाइनिंग टेबल पर नज़र डालती है तो वहाँ पर वाकई में नाश्ता लगा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचती है कि आज तो मेड ने नाश्ता बनाया है। वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और अपना जूस पीने लगती है। जूस पीते हुए रिद्धि ईशान से पूछती है, तो आज संडे है तो ईशान, तुम इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ईशान अपना नाश्ता करते हुए बोलता है, हाँ भाभी, आज संडे है, ना तो ऑफिस से भी छुट्टी है और ऑफिस का और काम भी नहीं है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। आप लोग डिनर पर मेरा वेट मत कीजिएगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा। ये सुनकर रिद्धि उसे घूर कर देखने लगती है। मेरा जिस पर ईशान बोलता है, मेरा तो आपने पूछ लिया, लेकिन आपका कहाँ जाने का प्लान है जो आज आप
इतनी सुबह सुबह इतनी सजी धजी हो। ये कहकर वो अपनी आंखें मटका देता है। रिद्धि अपनी प्लेट से पराठा रखते हुए, कहीं जाने का प्लान नहीं है मेरा। वो तो आज संडे था और कॉलेज भी नहीं जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज साड़ी ही पहन लूँ, बस इसीलिए। ईशान रिद्धि को घूरते हुए बोलता है, सीरियसली बस यही बात है? आर्य अपना नाश्ता करते हुए बोलती है, क्या बात है ईशान, अपनी भाभी से आज तुम बड़ा बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, अपने काम से काम रखो। रिद्धि आर्य की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर धीरे से बोलती है, खड़ूस कहीं की। फिर वो पराठे की एक बाइट खाते हुए बोलती है, वाह कितना टेस्टी पराठा है ये, मन कर रहा है जिसने बनाया उसके हाथ चूम लूं। इतना टेस्टी आलू का पराठा तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खाया है। ईशान रिद्धि की ये बात सुनकर आर्य को देखते हुए हंसने लगता है, जबकि आर्य का पूरा ध्यान तो अपने नाश्ते पर था। रिद्धि मेड को आवाज़ देने लगती है। इस पर भी आर्य कुछ नहीं बोलती है, तो ईशान बोलता है, भाभी आपको मेड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेड आज नहीं आई है, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए वो आज नहीं आई है। जिस पर रिद्धि हैरान होकर बोलती है, अगर मेड नहीं आए तो ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? ईशान बोलता है, ईशान आर्य की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, भाई ने बनाया है। ये सुनते ही रिद्धि का ठसका लग जाता है। वो आर्य जो उसके बराबर में बैठी हुई थी, उससे झट से पानी का गिलास देती है और उसकी बैग को सहलाने लगती है। उसके हाथ अपनी खाली कमर पर महसूस होती है। जो रिद्धि होती है उसने तो बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ होता है, तो जैसे ही आर्य उसकी मतलब बैग को सहलाता है, तो इससे रिद्धि को कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है, और आर्य भी ये महसूस करते ही अपने हाथ को उसके बैग से हटा लेती है। ईशान हंसते हुए बोलता है, अरे भाभी आज तो अपने भाई का एक रात जाना है, तो आप ऐसी हालत है, अगर आप इनके बारे में सब जान गए तो आपका क्या होगा? वैसे भी मेरे भाई मल्टी टैलेंटेड है, इन्हें सब कुछ आता है। जिस पर रिद्धि आर्य को देखते हुए, सीरियसली आर्य, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी शेफ हो। तुम्हें देखकर तो मैं भी काफ़ी हैरान हूँ, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन कुकिंग भी जानती है। ईशान बोलता है, हे भाभी आप कुछ भूल रही हैं। रिद्धि बोलती है, क्या? ईशान आर्य का हाथ पकड़कर रिद्धि के आगे कर देता है और उसे आर्य का हाथ दिखाकर कहता है, अभी आप कुछ कह रही थी, अब उस काम को भी कर दीजिए। ये सुनकर आर्य झट से उसके हाथ से अपना हाथ खींच लेती है और वो चुपचाप अपनी प्लेट में नज़रें घुसा लेती है। आर्य उन दोनों को घूरते हुए, तुम दोनों चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते? जब से टेबल पर बैठे हो तब से बातें ही कर रहे हो। इस पर ईशान और रिद्धि दोनों का मुंह बन जाता है, तो आर्य ने उन दोनों को एक बार फिर से घूरा, तो वो दोनों चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करके थोड़ी देर बाद ईशान अपना बैग उठाकर बाहर बाहर जाने लगता है और रिद्धि और आर्य से बोलता है, भाई भाभी बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे अलोन एट होम। जिस पर रिद्धि मुस्कुराकर बोलती है, बाय ईशान, अपना ध्यान रखना और एंजॉय एंड डे आल्सो। आर्य एक बोल सकते हैं पिता की तरह आदेश देते हुए बोलती है, बाय ईशान, लेकिन अपना ध्यान रखना, और हाँ ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है और टाइम पर घर आ जाना। ईशान भी एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके ओके, बाय ऑल।